नमस्कार और स्वागत है। हर साल एक शब्द है जो हर जगह सुनाई देता है, न्यूज़ चैनलों से लेकर चाय की दुकानों तक, बजट। हम सुनते हैं टैक्स बदला, कुछ सस्ता कुछ महंगा, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये पूरी प्रक्रिया, ये शब्द, ये सब आया कहाँ से? आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है। हम बजट के इतिहास, इसके संवैधानिक प्रावधानों और कुछ ऐसे दिलचस्प पहलुओं को देखेंगे जो शायद हमें हैरान कर दें। तो सरकार की सबसे बड़ी वित्तीय घोषणा का ये तरीका एक चमड़े के थैले से शुरू होकर डिजिटल टैबलेट तक कैसे पहुंचा, इस सफर को शुरू करें। बिल्कुल। और इन ऐतिहासिक पहलुओं को समझना आप देखिए बहुत जरूरी है। इससे इस पूरे अभ्यास की एक गहरी समझ मिलती है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये परंपरा, विकास और एक संवैधानिक जनादेश की कहानी है जो हमारे देश की आर्थिक दिशा तय करती है। हर बदलाव के पीछे एक कहानी है। तो कहानी की शुरुआत ही करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये बजट शब्द जो हम इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, ये आया कहाँ से? हाँ, ये दिलचस्प है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें फ्रांस में हैं। अच्छा, बुजेट। और इसका मतलब? इसका मतलब है चमड़े का छोटा थैला। चमड़े का थैला। ये सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना? और ये सीधे तौर पर उस परंपरा से जुड़ता है जिसे हम आज भी देखते हैं जब वित्त मंत्री संसद में ब्रीफकेस लेकर आते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। सोचिए, वो चमड़े का थैला प्रतीकात्मक रूप से सरकार की एक साल की कमाई, मतलब प्राप्तियां, रिसीट। हाँ, प्राप्तियां और उसके खर्च यानी एक्सपेंडिचर की पूरी योजना को अपने अंदर रखता है। आज की इतनी जटिल वित्तीय प्रक्रिया के लिए ये एक बहुत ही सरल और कह सकते हैं सुंदर शुरुआत है। एक थैले में देश की आर्थिक किस्मत। एक थैले में देश की आर्थिक किस्मत, वाह। लेकिन क्या उस समय ये प्रक्रिया वाकई एक थैले में समा जाने जितनी सरल थी? ये तो एक अच्छा सवाल है। शुरुआत में जब ये अवधारणा बनी तो सरकारें और अर्थव्यवस्थाएं आज की तुलना में बहुत सरल थीं। तो हाँ, उस समय की योजना सचमुच एक थैले में आ सकती थी। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्र जटिल होते गए, थैले का आकार तो वही रहा, पर उसके अंदर के दस्तावेज मोटे होते चले गए। अब वो थैला सिर्फ एक प्रतीक है, उस जिम्मेदारी का प्रतीक। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो कई लोगों को हैरान कर सकता है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप पूरे संविधान में खोज लीजिए, बजट शब्द नहीं मिलेगा। तो फिर सरकार ये हर साल पेश कैसे करती है? ये संवैधानिक जरूरत कैसे है? देखिए, संविधान बहुत औपचारिक और सटीक भाषा का उपयोग करता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 112 मतलब आर्टिकल 112 के तहत इस प्रक्रिया को एक ज्यादा औपचारिक नाम दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का हेर फेर नहीं है, इसका एक गहरा महत्व है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द इस बात पर जोर देता है कि यह सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है, संसद के सामने खातों का एक औपचारिक विवरण पेश करना। ये सरकार को संसद और देश की जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। मतलब बजट आम बोलचाल का शब्द है, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण संवैधानिक अनिवार्यता है, और इसी के तहत वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ये तो हुई शब्द और संविधान की बात, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज में। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत का सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1860 में? हाँ, उस समय वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था, और इसी वजह से जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। लेकिन वो तो ब्रिटिश भारत की बात हुई। आजाद भारत की कहानी तो अलग होगी। आजादी के बाद तो जरूरतें, प्राथमिकताएं, सब कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल। स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम चट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया, और वो एक बहुत ही मुश्किल समय था। देश का अभी अभी बंटवारा हुआ था, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त थी। तो चट्टी का बजट एक नए राष्ट्र की उम्मीदों और चुनौतियों का प्रतिबिंब था। तो वो सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं था। नहीं, वो एक नए देश की आर्थिक संप्रभुता का ऐलान था। और फिर एक और प्रथम आता है जब भारत एक गणतंत्र बना। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को पेश किया। लेकिन ये 1947 के बजट से अलग कैसे था? क्या सिर्फ संविधान लागू होने का फर्क था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, 1860 का बजट एक औपनिवेशिक व्यवस्था का हिस्सा था।
1947 का बजट एक अंतरिम सरकार का था जिसका लक्ष्य तत्काल चुनौतियों से निपटना था। लेकिन 1950 का मथाई का बजट वो नए भारतीय संविधान के ढांचे के तहत पहला था। अच्छा, इसमें पहली बार योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का जिक्र था, जो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक नीति की दिशा तय करने वाला था। ये बजट एक संप्रभु गणराज्य की नींव रख रहा था। तो हर पहला बजट असल में एक नए भारत की कहानी कह रहा था। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है। तो ये थे वो लोग जिन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की, लेकिन इस लंबे सफर में कुछ लोगों ने इस पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। जैसे कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये रिकॉर्ड है पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम। उन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार देश का बजट पेश किया। 10 बार? ये तो अविश्वसनीय लगता है। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है। इतने लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के हाथ में आर्थिक बागडोर रहने के क्या मायने होते हैं? 10 बजट पेश करना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उस दौर की आर्थिक और राजनीतिक कहानी भी कहता है। ये उस समय की राजनीतिक स्थिरता को भी दिखाता है और साथ ही ये भी बताता है कि उस व्यक्ति पर नेतृत्व का कितना भरोसा था। उनके बजट उस दौर की समाजवादी आर्थिक नीतियों के प्रतीक थे। तो वो 10 बजट सिर्फ एक संख्या नहीं, भारत के आर्थिक इतिहास का एक पूरा अध्याय है। बिल्कुल। अब एक आधुनिक रिकॉर्ड धारक की बात करते हैं, निर्मला सीतारमण। उनके नाम भी कई उपलब्धियां हैं। सबसे पहले वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। सही बात है। और सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। हाँ, और उनके कार्यकाल में एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित हुआ, जो हमारी थैले से टैबलेट की कहानी को पूरा करता है। आप डिजिटल बजट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 2021-22 में भारत का पहला पेपरलेस यानी पूरी तरह से डिजिटल बजट पेश किया गया। चमड़े के थैले से सीधे डिजिटल टैबलेट तक, ये बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं है बल्कि सोच का भी है। निश्चित रूप से ये शासन में पारदर्शिता, आधुनिकता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोचिए, जेम्स विल्सन के समय में बजट के दस्तावेज कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थे। आज एक डिजिटल बजट का मतलब है कि जैसे ही वित्त मंत्री अपना भाषण समाप्त करती हैं, हर दस्तावेज देश के किसी भी नागरिक के लिए एक क्लिक पर उपलब्ध है। ये तो जवाबदेही का एक नया स्तर है। बिल्कुल। क्या शानदार यात्रा है। अब परंपराओं की बात करते हैं, क्योंकि बजट सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है, ये बहुत सी परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। और ये परंपराएं समय के साथ बदलती हैं। जैसे कि बजट पेश करने का समय। हमारे स्रोतों के अनुसार 1999 तक बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। हाँ, शाम को। आज तो ये कल्पना करना भी अजीब लगता है। और ये एक सीधी सादी औपनिवेशिक युग की विरासत थी। इसे ब्रिटिश संसद के समय के अनुकूल बनाया गया था। अच्छा, ब्रिटिश संसद के हिसाब से? जी, ताकि जब भारत में शाम के 5 बज रहे हों तो लंदन में सुबह के 11:30 बज रहे हों और वे इसे आराम से सुन सकें। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी प्रथाएं आजादी के दशकों बाद भी चलती रहीं। तो इस परंपरा को किसने और कब बदला? साल 2000 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को तोड़ा और बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। तो ये सिर्फ एक समय का बदलाव नहीं था? नहीं, ये एक तरह से औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का भी प्रतीक था। एक संदेश था कि अब भारत अपनी नीतियां अपने लोगों के हिसाब से बनाएगा। और समय के साथ साथ तारीख भी बदली। पारंपरिक रूप से बजट फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन पेश होता था। हाँ। लेकिन 2017 से अरुण जेटली के समय से ये अब 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और तारीख में ये बदलाव देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक है। वो कैसे? बजट को लगभग 1 महीना पहले पेश करने से सरकार और मंत्रालयों को नए वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, उसकी तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। बिल्कुल। पहले जब बजट फरवरी के अंत में आता था तो उसे पास होने में अप्रैल मई तक लग जाते थे। इससे जमीन पर काम शुरू होने में देरी होती थी। अब 1 फरवरी को बजट आने से 1 अप्रैल तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और पहले दिन से ही काम शुरू हो सकता है। ये तो बहुत ही तार्किक बदलाव है। अब एक और बड़ी परंपरा की बात करते हैं जो बदल गई है। लंबे समय तक भारत में एक नहीं बल्कि 2 बजट होते थे, एक आम बजट और एक अलग रेल बजट। जी हाँ, ये अलगाव 1924 में एकवर्ड समिति की सिफारिश पर आधारित था। उस समय के संदर्भ में ये समझना जरूरी है, उस दौर में रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा था। अच्छा। सरकार का ज्यादातर खर्च
और आमदनी रेलवे से ही जुड़ी थी। रेलवे का अपना एक विशाल साम्राज्य था, इसलिए उसके लिए एक अलग विस्तृत बजट पेश करना सही माना जाता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। 2017 में रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया? ये कदम भी अरुण जेटली द्वारा विवेक देवराय समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया था। इसके पीछे का तर्क ये था कि समय के साथ पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा होगा। हाँ, अब रेलवे हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण है, पर अर्थव्यवस्था का उतना बड़ा हिस्सा नहीं रहा जितना 1924 में था। और शायद एक अलग बजट की वजह से इस पर राजनीतिक दबाव भी ज्यादा होता था। सही पकड़ा। एक अलग बजट की वजह से रेलवे को अक्सर लोक लुभावण घोषणाओं का एक राजनीतिक मंच बना दिया जाता था, जो उसकी वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं था। तो क्या इस विलय से कुछ नुकसान भी हुआ? क्या रेलवे पर से ध्यान हट गया है? ये एक बहस का विषय है। विलय के समर्थक कहते हैं कि इससे प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है और सरकार की वित्तीय योजना की एक समग्र तस्वीर सामने आती है। दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क है कि अलग बजट होने से रेलवे के कामकाज पर संसद में एक विस्तृत और समर्पित बहस होती थी, जो अब नहीं होती। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि बजट, या जैसा कि हमें अब पता है, वार्षिक वित्तीय विवरण सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसका एक समृद्ध इतिहास है, जिसे परंपराओं, संवैधानिक जरूरतों और प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर आकार दिया है। बिल्कुल। जेम्स विल्सन के औपनिवेशिक बजट से लेकर निर्मला सीतारमण के डिजिटल टैबलेट तक ये वाकई में बहुत विकसित हुआ है। बिल्कुल। यह यात्रा दर्शाती है कि इस पूरी प्रक्रिया ने देश की बदलती जरूरतों के साथ खुद को कैसे ढाला है। एक औपनिवेशिक प्रथा से लेकर एक आधुनिक संप्रभु गणराज्य की आर्थिक योजना के एक शक्तिशाली उपकरण तक, चमड़े के थैले से टैबलेट तक का सफर असल में भारत के एक पिछड़े उपनिवेश से एक आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का सफर है। और यह हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव इसकी भाषा में आया। स्रोतों से पता चलता है कि 1955-56 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था, जो उस वक्त के मतलब कुछ गिने चुने लोग ही समझ पाते थे। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था जब वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाने का फैसला किया। तो ये सिर्फ एक अनुवाद का काम नहीं था, ये एक राजनीतिक और सामाजिक बयान था। अच्छा। इसका मतलब था कि देश का हिसाब किताब अब सिर्फ अभिजात्य वर्ग के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी है। ये लोकतंत्र को कह सकते हैं आर्थिक नीति निर्माण के स्तर तक ले जाने की एक कोशिश थी। और ये सफर सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं रहा। दशकों तक हमने वित्त मंत्रियों को एक लाल ब्रीफकेस या बही खाते के साथ देखा है, जो एक ब्रिटिश परंपरा थी। लेकिन फिर 2021-22 में निर्मला सीतारमण एक टैबलेट लेकर संसद पहुंची। ये भारत का पहला पेपरलेस बजट था। ये देखने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसके मायने गहरे हैं। बहुत गहरे। ये सिर्फ कागज बचाने या आधुनिक दिखने की बात नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत की शासन प्रणाली अब डिजिटल युग को पूरी तरह अपना रही है। ये दिखाता है कि वित्तीय प्रक्रियाएं जो पारंपरिक रूप से बहुत धीमी और कागजी कार्यवाही पर निर्भर होती थीं, हाँ बिल्कुल, अब तकनीक की मदद से तेज और ज्यादा पारदर्शी हो सकती हैं। ये डिजिटल इंडिया की सोच का एक व्यवहारिक उदाहरण है। तो बजट का रूप तो समय के साथ पूरी तरह बदल गया, कागज से टैबलेट तक। लेकिन इसका सार क्या है? मतलब आय और व्यय का जो मूल सिद्धांत है, क्या वो हमेशा एक जैसा रहता है? स्रोतों में बजट के कुछ बुनियादी प्रकारों के बारे में क्या बताया गया है? मोटे तौर पर 3 तरह के बजट होते हैं। संतुलित यानी बैलेंस्ड, जहां आमदनी और खर्च बराबर हो। ठीक है। अधिशेष यानी सरप्लस, जहां आमदनी ज्यादा हो। और घाटे का मतलब डेफिसिट, जहां खर्च ज्यादा हो। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए घाटे का बजट एक सामान्य और कई बार जरूरी चीज मानी जाती है। ये बात थोड़ी उलझन वाली है। हम तो हमेशा सुनते हैं कि घाटा बुरी चीज है, तो फिर एक विकासशील देश के लिए ये जरूरी कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और स्रोतों में इसका जवाब छिपा है। घाटे का बजट भारत के लिए एक जरूरत भी है और एक चुनौती भी है। एक तरफ सरकार को सड़कें, बंदरगाह, स्कूल, अस्पताल ये सब बनाने के लिए अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। निवेश के तौर पर। बिल्कुल, ये भविष्य के लिए एक निवेश है जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है
लेकिन दूसरी तरफ अगर ये घाटा काबू से बाहर हो जाए तो ये महंगाई बढ़ा सकता है और देश पर कर्ज का बोझ भी डाल सकता है। अच्छा, तो असली सवाल ये नहीं है कि घाटा हो या ना हो, बल्कि ये है कि घाटा कितना हो और उस उधार का पैसा जा कहाँ रहा है। क्या वो उत्पादक संपत्ति बनाने में लग रहा है या सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में? मतलब घाटे की गुणवत्ता भी मायने रखती है। इसी संदर्भ में स्रोतों में कुछ बहुत ही चर्चित बजटों का जिक्र है जिन्होंने देश की दिशा तय की। एक नाम जो बार बार आता है वो है 1973-74 का ब्लैक बजट, ये नाम ही सुनने में बहुत गंभीर लगता है। और वो था भी। यशवंतराव चव्हाण ने जब ये बजट पेश किया तो उसमें 550 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। 550 करोड़। हाँ, आज ये रकम शायद बड़ी न लगे, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी थी। देश उस वक्त गंभीर आर्थिक संकट, सूखे और युद्ध के बाद के प्रभावों से जूझ रहा था। सही। कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े फैसलों का भी बोझ था। तो ब्लैक बजट नाम उस कठिन आर्थिक दौर और सरकार की मुश्किलों को दर्शाता है। और फिर उस अंधेरे दौर के लगभग 2 दशक बाद एक ऐसा बजट आया जिसे स्रोत एपोकाल यानी युगांतरकारी कहते हैं। 1991 का बजट, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया था, ये शायद भारतीय आर्थिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना किसी शक के उस बजट ने तो जैसे पूरी बाजी ही पलट दी। भारत उस समय दिवालिया होने की कगार पर था। हमारे पास कुछ हफ्तों के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। उस संकट की घड़ी में इस बजट ने उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की नींव रखी। इसने दशकों से चले आ रहे लाइसेंस राज को खत्म किया, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले और भारतीय उद्योग को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस एक बजट ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि भारत की वैश्विक छवि और समाज को भी बदल दिया? क्या स्रोतों में इसका कोई जिक्र है कि दुनिया ने भारत को उस समय कैसे देखा? बिल्कुल। उस बजट से पहले भारत को एक धीमी, बंद और समाजवादी झुकाव वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था। लेकिन 1991 के बाद दुनिया ने भारत को एक उभरते हुए बाजार के रूप में देखना शुरू किया। अच्छा। इसका सामाजिक असर भी बहुत गहरा हुआ। इसने भारतीय मध्य वर्ग की आकांक्षाओं को एक नई उड़ान दी। आज सड़कों पर जो विदेशी गाड़ियां दिखती हैं या हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है और भारत का जो विशाल आईटी सेक्टर है, उसकी कहानी कहीं ना कहीं 1991 के उस एक साहसिक बजट से ही शुरू होती है। ये वाकई में एक युगांतकारी क्षण था। चलिए इसी बात से आगे बढ़ते हैं। बजट की चर्चा के दौरान कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द आते हैं जो अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। सच कहूं तो शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजटिंग जैसा शब्द सुनकर लगता है कि ये बहुत जटिल होगा। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है, लेकिन इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। पारंपरिक बजट में क्या होता है? मान लीजिए पिछले साल शिक्षा मंत्रालय को 100 करोड़ मिले थे, तो इस साल उसमें कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल। इस साल बस ये तय होता है कि इसमें 5% या 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए। लेकिन शून्य आधारित बजट कहता है नहीं, पिछले साल को भूल जाओ। अच्छा। तुम ये मानकर चलो कि तुम्हें 0 रुपए मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ कि तुम्हें हर 1 रुपए की जरूरत क्यों है और उससे क्या हासिल होगा। हर विभाग को अपने हर खर्च को नए सिरे से सही ठहराना पड़ता है। हर साल? हर साल। भारत में इसकी शुरुआत 1987-88 में हुई थी और इसका विचार अमेरिका से आया था। ये तो बहुत ही कठोर प्रक्रिया लगती है, हर साल सब कुछ शून्य से शुरू करना। एक और शब्द जो मैंने स्रोतों में देखा वो है लैंगिक बजट, मतलब जेंडर बजटिंग। क्या इसका मतलब महिलाओं के लिए एक अलग सा बजट बनाना है? ये एक आम गलतफहमी है। ये महिलाओं के लिए कोई अलग बजट नहीं है। ये एक चश्मा है जिसके जरिए पूरे बजट को देखा जाता है। चश्मा? हाँ, एक लेंस। इसका मकसद ये विश्लेषण करना है कि सरकारी योजनाओं और धन का महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है। इसे ऐसे समझिए, अगर सरकार एक गांव में पानी की पाइपलाइन बिछा रही है तो जेंडर बजट ये सवाल पूछेगा, क्या पानी का नल ऐसी जगह लगाया गया है जहां महिलाएं दिन या रात में सुरक्षित रूप से पहुंच सके? ओह, अच्छा। क्योंकि पानी भरने की जिम्मेदारी अक्सर उन्हीं पर होती है। तो ये सिर्फ पैसा आवंटित करने के बारे में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से समझने के बारे में है। समझ गया। भारत में इसकी शुरुआत 2005-06 में हुई। ये तो बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। और आखिरी तकनीकी शब्द जो हर बजट में सुर्खियां बटोरता है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट।
आपने पहले घाटे के बजट के बारे में बताया, लेकिन ये शब्द खास तौर पर क्यों इस्तेमाल होता है? क्या कोई आदर्श घाटा भी होता है जिसे सरकारें हासिल करने की कोशिश करती हैं? राजकोषीय घाटा सरकार की वित्तीय सेहत का कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। जी। ये सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल कमाई, उधार को छोड़कर, के बीच का अंतर है। ये साफ साफ बताता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है। जहां तक आदर्श घाटे की बात है, तो कोई एक जादुई आंकड़ा नहीं है। विशेषज्ञ आमतौर पर मानते हैं कि इसे जीडीपी के 3% के आसपास रखना स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी है। लेकिन विकासशील देशों में ये ज्यादा होता है। हाँ, विकास की जरूरतों के कारण ये अक्सर इससे ज्यादा होता है। चुनौती इसे एक स्थायी स्तर पर बनाए रखने की होती है। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की मशीनरी को समझता हूँ। ये इतना बड़ा दस्तावेज बनता कैसे है? कौन सा विभाग इसकी जिम्मेदारी लेता है? अगर हम इन दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि बजट बनाने की मुख्य जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग की होती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हाँ, मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया बजट पेश होने के कई महीने पहले, लगभग अगस्त-सितंबर में ही शुरू हो जाती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग समूहों और विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया जाता है। और एक बार ये बन गया, फिर संसद में क्या होता है? वित्त मंत्री इसे लोकसभा में पेश करते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य ये है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अच्छा। हाँ, अनुच्छेद 112 इसे वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। और फिर इस पर बहस होती है। हाँ, इस पर बहस होती है और इसे 75 दिनों के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड का भी प्रावधान करता है। ये क्या होता है? यह एक तरह का आपातकालीन फंड है जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी से अप्रत्याशित खर्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो। अच्छा, इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने 1860 में जेम्स विल्सन के पहले बजट से लेकर 2021 के पेपरलेस बजट तक भारत की आर्थिक यात्रा का एक लंबा सफर देखा। हमने ब्लैक बजट के निराशाजनक दौर से लेकर 1991 के ऐतिहासिक बजट के युगांतरकारी मोड़ तक के महत्व को समझा। और इससे ये बात साफ हो जाती है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। ये देश की प्राथमिकताओं, उसकी चुनौतियों और भविष्य की दिशा का प्रतिबिंब है। सही। इसका हर पहलू, चाहे वो इसकी भाषा हो, उसे पेश करने का तरीका हो या उसके अंदर की नीतियां हो, वो अपने समय की कहानी कहता है। ये एक आर्थिक दस्तावेज होने के साथ साथ एक गहरा राजनीतिक और सामाजिक दस्तावेज भी है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आता है। बजट ने कागज से बही खाते और फिर टैबलेट तक का सफर तय कर लिया। भविष्य में इसका स्वरूप और क्या हो सकता है? क्या तकनीक इसे और भी ज्यादा पारदर्शी या सहभागी बना सकती है, जहां देश का आम नागरिक भी अपनी राय या अपने क्षेत्र की जरूरत को नीति निर्माण की प्रक्रिया में आसानी से शामिल कर सके? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।